उसने गलती से एक बैज को छू लिया और अचानक उसके सामने एक पूरी तरह अलग दुनिया प्रकट हो गई, जिसे देखकर वह चौंक गई। उसी पल उसे एहसास हुआ कि जो उसने देखा था वो कोई भ्रम नहीं था। उसने दोबारा बैज को छुआ और तुरंत ही वो उस दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उसने बैज को उठाया और उत्साह से खड़ी हो गई। तभी उसने देखा कि वह एक विशाल गेहूं के खेत में खड़ी है। दूर उसे एक शहर भी दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसकी ओर चलने लगी, वो अचानक एक दीवार से टकरा गई। तभी उसे समझ आया कि असल दुनिया में वो सीधे एक दीवार से टकरा गई थी। इसके बाद उसने बैज को कागज में लपेटकर अपने पास रख लिया। जब वह अपने पिता के साथ कार में घर जा रही थी, तो उसने उत्साहित होकर उन्हें बताया कि इस बैज में जादुई शक्तियां हैं। लेकिन जब उसके पिता ने उसे छुआ तो उनके सामने कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वो मजाक कर रही है। अब वो खुद भी सोचने लगी कि शायद बैज ने काम करना बंद कर दिया है। लेकिन जैसे ही उसने खुद बैज को छुआ, वो फिर से उसी दूसरी दुनिया में पहुंच गई। उसके अजीब व्यवहार को देखकर उसके पिता ने रात में उससे बैज छीन लिया। जब उसके पिता सो गए तो वह चुपके से उनके बेड साइड ड्रॉअर को खोलती है और अंदर हाथ डालकर बैज को छूती है। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो फिर से उस दूसरी दुनिया में पहुंच गई। सुनहरे गेहूं के खेत को देखकर वो उत्साहित होकर आगे बढ़ती है, लेकिन जल्द ही एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। वो अपने हाथों से टटोलते हुए अंदाजा लगाती है कि ये शायद उसके पिता के कमरे की दीवार है। इसलिए वो धीरे धीरे उस दीवार के साथ साथ चलती है और आखिरकार दरवाजे तक पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो शहर की ओर जाने वाली थी, वो तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पर गिर जाती है। इसके बावजूद वह बैज को छूना चाहती थी, लेकिन घर के अंदर जगह बहुत कम थी। इसलिए उसने पहले बैज को कपड़े में लपेटा और फिर अपनी साइकिल निकालकर सड़क पर आ गई। उसने तुरंत बैज को छुआ और पाया कि वह अभी भी काम कर रहा है। इसलिए वह साइकिल चलाकर एक खुले इलाके में पहुंच गई। जैसे ही उसने फिर से बैज को छुआ, कुछ अविश्वसनीय हुआ। वो एक हाईटेक शहर में पहुंच गई। वो दुनिया आधुनिक दुनिया से कई 100 साल आगे थी। वहाँ के लोग न केवल लंबे थे, बल्कि बेहद फ्यूचरिस्टिक कपड़े पहने हुए थे और वहाँ के लोग उसे देख भी सकते थे। उसे ठीक से चारों ओर देखने का भी समय नहीं मिला था कि अचानक बैज से लो बैटरी की चेतावनी की आवाज आने लगी। जैसे ही वह सड़क से हटकर किनारे आई, उसे अपने शरीर को हिलाना मुश्किल लगने लगा और बैज का काउंटडाउन लगभग खत्म होने वाला था। पास खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री उसे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए आमंत्रित भी करता है, लेकिन जैसे ही वह स्पेसशिप में चढ़ने वाली होती है, वो अचानक वापस असली दुनिया में भेज दी जाती है। तब तक वह एक झील के बीचों बीच पहुंच चुकी होती है और बैज की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। कहानी की शुरुआत एक होशियार लड़के फ्रैंक से होती है, जो बहुत कम उम्र में एक जेट पैक बना लेता है। अपनी इस खोज को लेकर उत्साहित होकर वह उसे एक साइंस फेस्टिवल में प्रस्तुत करने और बेचने के लिए ले जाता है। लेकिन उसकी यह खोज ठीक से काम नहीं करती, जिसके कारण उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे वो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है और वह दुखी होकर वहां से चला जाता है। जाते समय उसकी मुलाकात एक रहस्यमय लड़की एथेना से होती है। वो उसे एक खास लैपल पिन देती है जिस पर एक टी का निशान बना होता है और उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। जिज्ञासु और उत्साहित होकर फ्रैंक उसके पीछे चल पड़ता है। वह एक वाटर राइड में बैठता है जो एक छिपे हुए टनल में चली जाती है। वहां उसका बैज स्कैन किया जाता है और उसे एक लिफ्ट जैसी जगह की ओर भेजा जाता है। लेकिन जल्द ही ये पता चलता है कि वह कोई सामान्य लिफ्ट नहीं है, बल्कि एक टेलीपोर्टेशन मशीन है जो किसी व्यक्ति को बिना यात्रा किए तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भेज सकती है। इसी मशीन के जरिए फ्रैंक को टुमारोलैंड नाम की जगह पर भेज दिया जाता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, वो आसपास की हर चीज देखकर हैरान रह जाता है। पूरा स्थान अत्याधुनिक तकनीक से भरा हुआ होता है, जो उसकी कल्पना से भी परे होता है। ये जगह एक अलग ही दुनिया लगती है। तभी अचानक रोबोटिक गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसका जेट पैक छीन लेते हैं। उन्हें देखकर फ्रैंक डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। भागते समय वो लगभग एक पुल से गिरने ही वाला होता है, लेकिन आखिरी पल में उसका जेट पैक काम करने लगता है और उसे बचा लेता है। तब उसे एहसास होता है कि उसका जेट पैक अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसी बीच एथेना उसे इस रहस्यमयी जगह के बारे में बताती है। वो कहती है कि इसका नाम टुमारोलैंड है, जहां अद्भुत आविष्कार और असीम संभावनाएं मौजूद हैं। फ्रैंक वहां रहने लगता है और इस अद्भुत दुनिया में अपनी जिंदगी का आनंद लेने लगता है। समय बीतता है और कई साल गुजर जाते हैं। पृथ्वी पर अब एक लड़की केसी का परिचय होता है, जिसके पिता नासा में इंजीनियर है। केसी अपने पिता की नौकरी बचाने के लिए नासा के कुछ सिस्टम को जानबूझकर खराब कर देती है, ताकि उसके पिता को उन्हें ठीक करने के लिए बुलाया जाए। लेकिन उसकी यह हरकत पकड़ ली जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सच जानने के लिए केसी अपने छोटे भाई के साथ उस पिन की जांच शुरू करती है। खोज के दौरान उन्हें एक दुकान का पता मिलता है जो उस पिन से जुड़ी होती है। बिना समय गवाए वो वहां जाती है और दुकानदारों को पिन दिखाती है। जैसे ही वे उसे देखते हैं, वे चौंक जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन केसी को उस पिन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि वह उसे बस अपने सामान में पाती है। जब वह कोई जवाब नहीं दे पाती, तो दुकानदार अचानक उस पर हमला कर देते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं। डरी हुई केसी वहां से भागती है। तभी एथेना वहां पहुंचती है और हमलावरों से लड़ती है। लड़ाई के दौरान पता चलता है कि वे इंसान नहीं,
बल्कि रोबोट है। एथेना उन्हें नष्ट कर देती है और केसी को वहां से निकाल ले जाती है। जाते समय एक और रोबोट खुद को उड़ा देता है, जिससे दुकान में बड़ा विस्फोट हो जाता है और वो पूरी तरह जल जाती है, लेकिन दोनों किसी तरह बच निकलते हैं। इसके बाद एथेना केसी को फ्रैंक के घर ले जाती है और खुद वहां से चली जाती है। फ्रैंक पहले केसी को अंदर आने से मना करता है, लेकिन वह किसी तरह अंदर घुस जाती है। अंदर जाकर वह चारों ओर की अत्याधुनिक तकनीक देखकर हैरान रह जाती है। घूमते घूमते वह एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां कई स्क्रीन लगी होती है। उन स्क्रीन पर वह अतीत और भविष्य दोनों के दृश्य देखती है। ये देखकर उसकी उलझन और बढ़ जाती है। उसे समझ आता है कि फ्रैंक ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो भविष्य को देख या अनुमान लगा सकती है। तभी फ्रैंक वहां आता है और उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन केसी जाने से मना कर देती है और कहती है कि उसे वापस टुमारोलैंड भेजा जाए। फ्रैंक उसे उस जगह से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन वह नहीं मानती। धीरे धीरे केसी को पता चलता है कि फ्रैंक खुद टुमारोलैंड से जुड़ा हुआ है। वो उससे पूछती है कि उसने वह जगह क्यों छोड़ी। जवाब में फ्रैंक बताता है कि उसे वहां से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सकती थी। फिर वह उसे एक स्क्रीन दिखाता है जिसमें पृथ्वी के विनाश का भयानक दृश्य दिखाई देता है। फ्रैंक कहता है कि यह भविष्य तय है और इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन केसी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। वो पूरी दृढ़ता से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। हैरानी की बात यह होती है कि उसकी इस मजबूत सोच का असर स्क्रीन पर दिखने लगता है। पृथ्वी के विनाश का समय आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे भविष्य तय नहीं है। ये देखकर फ्रैंक चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि इंसान की सोच और विश्वास हकीकत को बदल सकते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी के विनाश का खतरा कम होने लगता है, स्थिति अचानक और खतरनाक हो जाती है। उनकी बातों के बीच अचानक कई रोबोट वहां हमला कर देते हैं। फ्रैंक तुरंत केसी को बचाता है और उसे एक बाथटब में बैठा देता है। रोबोट्स के पहुंचने से पहले ही वो उसे एक्टिवेट कर देता है और पता चलता है कि वो बाथटब उड़ सकता है। वह उन्हें हवा में उठाकर वहां से दूर ले जाता है। भागते समय फ्रैंक का घर आग में जलकर नष्ट हो जाता है और सभी रोबोट खत्म हो जाते हैं। आखिर में वो उड़ता हुआ बाथटब एक नदी में उतरता है, लेकिन टुमारोलैंड में नहीं बल्कि वापस पृथ्वी पर। वहां वे दोबारा एथेना से मिलते हैं। उसे देखकर फ्रैंक के पुराने जज्बात वापस आ जाते हैं, लेकिन राहत महसूस करने के बजाय वो गुस्से में आ जाता है। वह एथेना से भिड़ जाता है और उससे सवाल करता है कि उसने इतने सालों तक अपनी असली पहचान उससे क्यों छुपाई। जब वह बच्चा था तब उसने कभी नहीं बताया कि वह इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अपने गुस्से के बावजूद हालात उन्हें साथ काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब फ्रैंक और केसी को टुमारोलैंड वापस जाना होता है, इसलिए तीनों आईफेल टावर के अंदर छिपे एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस तक पहुंचते हैं। वहां फ्रैंक केसी को सब कुछ समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि कई साल पहले कुछ महान वैज्ञानिकों ने टुमारोलैंड नाम की एक भविष्यवादी दुनिया बनाई थी, जहां इनोवेशन की कोई सीमा नहीं थी और प्रगति को रोकने वाला कोई नहीं था। वो ये भी बताता है कि एफिल टावर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये एक विशाल एंटीना की तरह काम करता है जो टुमारोलैंड से सिग्नल प्राप्त करता है और उन्हें पृथ्वी तक भेजता है। वो ये भी समझाता है कि इसकी संरचना टुमारोलैंड की दिशा के उलट बनाई गई है ताकि ये काम ठीक से कर सके। फ्रैंक आगे केसी को एक खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बताता है जिसे स्पेक्टेकल कहा जाता है, जो वैज्ञानिकों को पृथ्वी और टुमारोलैंड के बीच यात्रा करने में मदद करता है। जल्द ही वे उस सिस्टम में सवार हो जाते हैं। जैसे ही फ्रैंक उसे एक्टिवेट करता है, एफिल टावर नाटकीय तरीके से 2 हिस्सों में बंट जाता है, जिसे देखकर आसपास के लोग हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल वे टुमारोलैंड पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात टुमारोलैंड के गवर्नर डेविड निक से होती है। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मशीन द्वारा दिखाया गया भविष्य तय नहीं है और उसे बदला जा सकता है, लेकिन गवर्नर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और सुनना भी नहीं चाहता। इसके बावजूद फ्रैंक उसे मनाने की कोशिश जारी रखता है और केसी को उस भविष्य देखने वाली मशीन के पास ले जाता है। केसी, जो काफी समझदार है, जल्दी ही समझ जाती है कि मशीन कैसे काम करती है। जब वो उसमें देखती है तो उसे अपने ही घर के नष्ट होने का दृश्य दिखाई देता है, लेकिन वह इसे सच मानने के बजाय पूरी ताकत से इनकार कर देती है कि ऐसा होगा। जैसे जैसे वो इसे नकारती रहती है, एक अद्भुत चीज होती है। भविष्य उसी समय बदलने लगता है। विनाश का दृश्य गायब हो जाता है और उसका घर फिर से सामान्य दिखाई देने लगता है। इससे साबित होता है कि विश्वास में भविष्य को बदलने की ताकत होती है। ये सब देखने के बाद भी गवर्नर नहीं मानता। वो तर्क देता है कि पृथ्वी का पर्यावरण पहले ही नष्ट हो रहा है और लोगों को ये एहसास भी नहीं है कि ग्रह विनाश के कितने करीब है। उसके अनुसार पृथ्वी 2 महीनों के भीतर पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। इसके बाद वह आदेश देता है कि फ्रैंक, केसी और एथेना को कैद कर दिया जाए। जेल में एथेना सच्चाई बताती है। वो खुलासा करती है कि फ्रैंक की मशीन सही है, लेकिन वह जो भविष्य दिखाती है वो लोगों के विश्वास पर निर्भर करता है। समस्या यह है कि यह मशीन लगातार पृथ्वी पर नकारात्मक संदेश भेज रही थी। समय के साथ इंसानों ने उन विनाशकारी दृश्यों पर विश्वास करना शुरू कर दिया और यही सामूहिक विश्वास असल में भविष्य को विनाश की ओर ले जा रहा है। ये समझने के बाद केसी एक समाधान सुझाती है कि इस मशीन को नकारात्मक संदेश भेजने से रोका जाए।
अगर पृथ्वी के लोग विनाश में विश्वास करना बंद कर दें और सकारात्मक सोचने लगे तो भविष्य पूरी तरह बदल सकता है। वे गवर्नर को यह समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह फिर भी नहीं मानता। वह कहता है कि उनका उद्देश्य पृथ्वी को ठीक करना था, न कि इंसानों की सोच में दखल देना। उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वो आदेश देता है कि उन्हें वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। जब उन्हें भेजा जा रहा होता है तो फ्रैंक गवर्नर से हाथ मिलाता है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य हाथ मिलाना नहीं होता। वह चुपके से अपनी घड़ी के बटन दबाता है। उसका असली इरादा एक पोर्टल खोलकर गवर्नर को अपने साथ पृथ्वी पर ले जाना होता है, ताकि केसी और एथेना को मशीन को नष्ट करने का मौका मिल सके। इसी बीच एथेना केसी को एक बम देती है ताकि वह उस भविष्य वाली मशीन को नष्ट कर सके, लेकिन गलती से केसी बम को पृथ्वी की ओर गिरा देती है। स्थिति को संभालने के लिए फ्रैंक और गवर्नर तुरंत टुमारोलैंड वापस जाते हैं और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस अफरातफरी के दौरान एथेना भविष्य देखने वाली मशीन में झांकती है और देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को गोली मारने वाला है। बिना एक पल गवाए वो उसे बचाने के लिए उसके सामने कूद जाती है। फ्रैंक उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एथेना को गोली लग जाती है और उसका सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसी समय एक भारी ढांचा गवर्नर के ऊपर गिर जाता है। केसी तुरंत दौड़कर गवर्नर की बंदूक उठा लेती है, जबकि फ्रैंक घायल एथेना को संभालता है। जैसे जैसे उसका सिस्टम फेल होने लगता है, एथेना फ्रैंक से कहती है कि वह उसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म एक्टिवेट कर दे और उसे मशीन तक ले जाए। भारी दिल के साथ फ्रैंक अपने बचपन के जेटपैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके उस डिवाइस को चालू करता है और उसे मशीन तक ले जाता है। तब तक वह मशीन खुद भी ढहने लगी होती है। अंत में मशीन और गवर्नर दोनों नष्ट हो जाते हैं, जिससे उस नकारात्मक भविष्य के स्रोत का अंत हो जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद केसी अपने परिवार से मिलने के लिए पृथ्वी पर लौट आती है। उसके पिता और भाई इंजीनियर होते हैं, इसलिए बाद में उन्हें भी टुमारोलैंड में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। फिल्म के अंतिम पलों में केसी और फ्रैंक टुमारोलैंड के नए नेता बन जाते हैं। दोनों मिलकर पृथ्वी से उन प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोगों को वहां लाने लगते हैं जो अब भी इनोवेशन और बेहतर भविष्य में विश्वास रखते हैं। समय के साथ पृथ्वी के विनाश की भविष्यवाणी कभी सच नहीं होती। भविष्य पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि लोग ये विश्वास करने लगते हैं कि दुनिया को बचाया जा सकता है। और इसी उम्मीद भरे संदेश के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।